The project resource allocation. Today's lecture, project resource allocation. Project mean any type of work. Resource mean मौके यानी कौन सा रिसोर्स किधर से एलोकेट लेना है, किधर कौन सा रिसोर्स कहाँ से लेना है. रिसोर्स में देर आर द two types of resources: human resource and material resource. And the third word is allocation, the proper allocation of the resources for the project. The proper allocation of the resources during the project. कि कौन कौन से रिसोर्सेज किस किस जगह एलोकेट करने हैं, लगाने हैं. ह्यूमन रिसोर्स जी, आप एज ए सुपरवाइजर विल वर्क, you will work as a supervisor, you will work as a technician, you will work as a junior project engineer. ठीक. And your responsibilities like this. Material, obviously कि जब कोई प्लांट लग रहा हो तो different type of materials we need as well, और उनकी proper allocation कैसे की जाती है. It is a common to see the resources allocation problem in terms of manpower, but it can apply to equipment and capital as well. ठीक है जी. यानी रिसोर्सेज एलोकेशन की प्रॉब्लम अक्सर औकात मैन पावर की होती है. मैन पावर से मुराद ह्यूमन रिसोर्स, आदमी, वर्कर, स्टाफ, मैनेजर. ठीक. बट इट कैन अप्लाई टू इक्विपमेंट, लेकिन किसी एक मशीनरी पर भी अप्लाई हो सकता है कि ये मशीनरी जैसे दो तीन लाइन पर काम हो रहा है, तो आप कहते हैं जी मुझे ये मशीन इस लाइन पर भी चाहिए, ये मशीन after 30 minutes I need this type of machine on the second line, and after 4 hours same type of machine I will need in the third line. कोई भी मशीन, जैसे कोई स्टिचिंग मशीन है, कोई टेक्सटाइल मशीन है, तो जिसको इजीली मूव किया जा सके. एंड कैपिटल एज वेल. जारी बात है किसी वक्त आपको पैसा भी चाहिए. आप कहते हैं मुझे रिसोर्स इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुझे पैसा हो और आई कैन बाय different materials for my project. So the human resource, equipments, materials, capital mean पैसा. ये सब चीज़ें आपको चाहिए जो आपने प्रोजेक्ट के दौरान एलोकेट करनी होती हैं कि मुझे आज चौथे दिन इतने पैसे ज़रूर चाहिए होंगे, कुछ चीज़ें और ख़रीदनी है मैंने, या मैंने 2 हफ्ते बाद मुझे और 1 लाख रुपया चाहिए होगा क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें और ख़रीदनी है. तो these are the allocations. Resource allocation in project management is very similar to capacity planning in the production management. ये लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो हम प्लानिंग करते हैं कि जी मुझे आज इतनी प्रोडक्शन करनी है, आई नीड दिस कैपेसिटी ह्यूमन रिसोर्स पर्सन्स रिक्वायर्ड at the at this type of production in the similar day. So you are going to plan and you plan कि the I need this type of person, this machines, how much money you need. ठीक. आप पूरी प्लानिंग करके प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो तब भी आपको रिसोर्स एलोकेशन की ज़रूरत पड़ती है. जैसे मैं अपनी अगर सर्विस शूज़ की बात करूं, तो डिफरेंट शूज़ ऑन डेली बेसिस पर डिफरेंट लाइन में बन रहे होते थे. आज एक लाइन में चप्पल बन रही है, उसी लाइन में अगले दिन सैंडल बन रही है, तीसरे दिन अगले दिन उसी तरह वो कोई शू बन रहा है, कोई बच्चे की चप्पल चल रही है, कोई लेडी की चप्पल चल रही है. रोज़ाना कोई ना कोई लाइन, कोई ऑर्डर चेंज होता था. तो अब जिस दिन चप्पल छोटी सी बननी है वहां पर तो इतनी कोई स्टिचिंग नहीं होती थी, तो वो स्टिचिंग मशीनें बीच में से निकाल देते थे, उसको साइड पर कर दें. और अगर कोई
जैसे कोई जॉगर बनना है या कुछ ब्लैक शू बनने हैं, ब्राउन शू बनने हैं डिफरेंट डिज़ाइन के, वहाँ पर स्टिचिंग चाहिए होती थी। सैंडल में स्टिचिंग चाहिए होती थी। सैंडल अगर आप देखें ना, उसके किनारों पे स्टिचिंग होती है। तो फिर हम स्टिचिंग मशीनों को एंटर करके इनको लाइन सेट करके देते थे, और वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का काम होता था। लेकिन हमें आइडिया नहीं था कि स्टिचिंग मशीन तीसरे नंबर पर चाहिए, चौथे नंबर पर चाहिए, पांचवें नंबर पर चाहिए। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो हमें पूरी ड्राइंग प्रोवाइड कर देते थे कि प्लीज़ आप लाइन को इस तरह मेंटेन या प्रिपेयर कर दें। अगले दिन का प्लान वो हमें बना के पहले देते थे। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है उसको प्रोसीड आते ही उसे एलोकेट कर देता था कि ठीक है जी, ये मशीनें इस तरतीब से लगा दें। तो प्लानिंग मशीनें भी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में भी जो काम होता है वो ऐसे ही एलोकेशन के थ्रू होता है कि कहाँ कहाँ। अब जिस दिन स्टिचिंग मशीनें नहीं होती थी उस दिन हमें स्टिचर भी नहीं चाहिए होते थे, ठीक है ना, जिन्होंने स्टिच करना है। तो उनको ऑफ करते थे कि जी ये आज दे विल टेक ऑफ, बिकॉज वी डोंट नीड स्टिचर्स इन दिस लाइन। क्योंकि डेली वेजेस पर होते हैं जितने भी वर्कर, जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं वर्कर वगैरह, वो डेली वेजेस पर होते हैं। इफ़ वी नीड देन वी विल कॉल, इफ़ वी डोंट नीड वी विल नॉट कॉल। हमें ज़रूरत होगी तो उनको बुला लेंगे, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं बुलाएंगे। तो ये बेसिकली सारा काम एलोकेशन पर हो रहा है कि आज 2 बंदे चाहिए, 3 बंदे चाहिए, नहीं चाहिए। और उसी के साथ स्टिचिंग के साथ फिर हमें धागा भी चाहिए, ठीक है जी। प्रोडक्शन वाले फिर मटेरियल रिसोर्स करते थे कि जी हमें आज इतने इस टाइम धागा चाहिए। ये एक दिन की प्लानिंग नहीं होती थी, ये पूरे महीने की प्लानिंग बना के वो हमें दे देते थे कि जी इस दिन हमने ये काम करना है, हमारी लाइनें ऐसी होनी चाहिए, हमें इतने धागे चाहिए, हमें इतने लेदर चाहिए। वो जो भी अपना अपना डिपार्टमेंट होता था वो उस मटेरियल को एलोकेट करता था। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डेली ठीक 9 बजे हर चीज़ रेडी मिलती थी। लाइनें में रेडी, मटेरियल रेडी, क्योंकि उन्होंने पहले आपको डिस्ट्रीब्यूट की होती थी चीज़ें, ऑल काइंड ऑफ मटेरियल्स, लेटर्स इश्यूज करके आप उनको एलोकेट अच्छे तरीके से कर देते थे। Both the approaches to the problem and the potential to solutions to the problem are very similar. अब अगर आप बहुत ये बहुत अप्रोचेस से बना दिया कि अगर आप प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं तब भी आपको रिसोर्स एलोकेट करने हैं, और इफ़ यू आर वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट, किसी स्मॉल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, छोटे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, देन यू विल आल्सो ए रिसोर्स एलोकेशन। तो इसलिए वो कह रहा है बोथ अप्रोचेस। अब कोई भी काम करें, चाहे प्रोडक्शन में, किसी भी इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में काम करें या कोई छोटे से प्रोजेक्ट में काम करें, तो आपको डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस एंड प्रॉब्लम्स वो आपको पेश आएंगे ही आएंगे, सिमिलर होंगे। कि कभी आपको किसी मसले का हल चाहिए होगा, कभी आपका मसला दोबारा किसी सेम मसला ऐसा आ गया जो आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने 2 दिन पहले भी एक काम किया था, उसमें भी प्रॉब्लम पेश आई थी। तो आप फिर उस प्रॉब्लम के तहत अपनी एलोकेशन डिसाइड करते हैं कि जी हम मटेरियल को पहले अरेंज कर लें। और पोटेंशियल सोल्यूशन मीन कि ऐसे सॉल्यूशंस जो बार बार हमें डिस्टर्ब ना करें, ठीक। ये ऐसा ना सॉल्यूशन हो कि जनाब 10 मिनट बाद फिर वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो ऐसा अच्छा एलोकेशन करनी चाहिए, मटेरियल भी अच्छा मिले, ह्यूमन रिसोर्स भी अच्छा मिले, पैसा भी इन टाइम मिले, तो आपकी प्रॉब्लम फिर कम अज कम हो जाते हैं। बट इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, यू हैव अ वेरी राइट पोटेंशियल सोल्यूशन। आपके पास बड़े अच्छे सोल्यूशन होने चाहिए जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकें। As discussed, CPM part ignore resource utilization, the availability and with external resources. This may be a problem. It is, however, a concern with internal resources. Schedules need to be evaluated in the term of both time and resources. अब critical path matter, production, ignore resource utilization and availability. अगर आपके पास रिसोर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, सपोज मुझे आज आज के दिन मुझे 2 बंदे चाहिए थे और विद सम मटेरियल चाहिए था जो लोग मैं काम पर लगाता, तो फिर आप उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे? ठीक है जी, फिर आप उसको
इग्नोर फिलहाल कर देते हैं कि जी अभी तो मेरे पास ना मटेरियल अवेलेबल है, मैं ना ही मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मेरा एक मसला था, सीपीएम लिखा हुआ है इधर यहाँ पर कि मैंने इस क्रिटिकल पाथ मेथड, ये आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। तो जो भी आपको रिसोर्सेज एलोकेट करने थे आज के दिन, अगर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो यू कांट यूज, आप उसकी यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। इफ दे आर अवेलेबल यू कैन यूटिलाइज। तो रिसोर्स एलोकेशन अवेलेबिलिटी पर ही यूटिलाइज किए जाते हैं। विद एक्सटर्नल रिसोर्सेज दिस मे नॉट ए प्रॉब्लम। अगर आप कहें कि ये एक्सटर्नल रिसोर्स है, एक्सटर्नल रिसोर्स का मतलब बाहर से आना है। मटेरियल तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो आपको अंदर अवेलेबल हो जाते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बाहर से, फैक्ट्री के बाहर से आते हैं। आप कहते हैं जी मुझे हमेशा अंदर से आने की प्रॉब्लम नहीं होती, बाहर से आने वाले जो मटेरियल हैं वो थोड़े से डिले हो जाते हैं, उसको आप देखें वो कैसे सॉल्व होंगे। हम एलोकेशन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द टॉपिक इज द रिसोर्स एलोकेशन प्रॉब्लम। कौन कौन से प्रॉब्लम हो सकते हैं? कई दफ़ा चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें अंदर से अवेलेबल होती हैं, बाहर से अवेलेबल नहीं होती। एक्सटर्नल रिसोर्सेज बाहर से वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद कंसर्न विद इंटरनल रिसोर्सेज, कभी कभी इंटरनल रिसोर्सेज भी मतलब इंटरनल रिसोर्सेज में आता है कि मशीन स्टॉप हो गई, ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ मशीन आई नीड सम पार्ट्स, एंड फॉर दैट काइंड ऑफ पार्ट्स वी हैव टू मूव आउटसाइड and visit to the market and find out the parts and bring back to the factory that kind of parts। आपको पार्ट लेने के लिए बाहर फैक्ट्री में जाना पड़ता है, आपको बाहर मार्केट में फिरना पड़ता है, फिर उसको ढूंढते हैं और फिर उसको लेके आते हैं। अब मीन वाइल वो मार्केट जाना आना ढूंढना, उसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि वो इंटरनल रिसोर्सेज से वो पार्ट्स लेथ मशीन पर, मतलब कोई बोल्ट टूट गया, आप कहते हैं बोल्ट मार्केट से मंगवाएंगे तो टाइम टेकन प्रोसेस है। इस किस्म का बोल्ट जो फर्स्ट टाइम टूटा है, आप छोटे मोटे बोल्ट आपको पता है लेथ मशीन में भी बन जाते हैं। तो इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री जो हो उसके अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी लेथ मशीन ज़रूर होती है, वो आप वहाँ से बोल्ट बनवा लेते हैं। हम उसको कहते हैं इंटरनल रिसोर्स। तो अगर आपका इंटरनल रिसोर्स अच्छा है तो आप उस रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। शेड्यूल्स नीड टू बी evaluated in terms of both and times and resources। आपको अपने तमाम शेड्यूल्स को अगर आप, जैसे मैंने अभी बताया कि जी आपको कल या दो परसों तरसों आपको इन डिफरेंट लाइंस पर काम करना है, आपने शेड्यूल बना के पहले ही हमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को दिया हुआ है। हम उस लाइनों की तरतीब देखते हैं कि अच्छा आज इस दिन ये मशीन चाहिए, और किसी दिन स्टिचिंग मशीनें ज़्यादा चाहिए होती हैं लेकिन अपडेट नहीं होती, तो फिर हम उनको अपडेट करने के एवेल्यूएट करते हैं कि कौन कौन सी शेड्यूल के मुताबिक कितनी मशीनें चाहिए, और उनकी वैल्यूएशन करो कि वो उनमें से कौन सी अच्छी हैं, वो उन लाइनों में लगा दो। तो एवेल्यूएशन के बाद अच्छी टाइम पीरियड के बाद कि जी ये मशीन जब हम इस लाइन में फिक्स करेंगे इस शेड्यूल के मुताबिक, क्योंकि ये इंटरनल रिसोर्स है हमारे पास स्टोर में मौजूद है, तो होपफुली ये टाइम, इस टाइम में हमें ये डिस्टर्ब नहीं करेगी। लेकिन कई दफ़ा वो डिस्टर्ब भी कर जाती है कि शेड्यूल में के मुताबिक देखा हमने 2 मशीनें चाहिए, 2 मशीनें लगा दी, और जैसे ही लाइन शुरू हुई 9 बजे तो पता चले जी स्टिचिंग मशीन ही ख़राब थी। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसकी शेड्यूलिंग के मुताबिक एवेल्यूएशन ठीक तरीके से नहीं की, और उस चीज़ को प्रॉपर रिसोर्स को जो है, जो 2 मशीनें आपको आज के दिन चाहिए थी वो आपने सही प्रोवाइड नहीं की। तो शेड्यूल के मुताबिक जितनी भी चीज़ें चाहिए हों उसकी इवैल्यूएशन करें और देखें कि कौन सी मशीन किस टाइम किस जगह चाहिए, उसकी अपडेट करना है, उसकी मेंटेनेंस अगर करनी है, उसमें कोई पार्ट्स की ज़रूरत है, और पहले ले के रखें। इस किस्म की प्रॉब्लम आते रहते हैं। रिसोर्स लोडिंग। अब ये रिसोर्स लोडिंग से मुराद ये है कि आपके पास 4 मशीनें पड़ी थी, आपने देखा कि आज के दिन तो कोई नहीं मुझे मशीन चाहिए, मुझे कल चाहिए। तो मैं रिसोर्स लोडिंग जो है डिस्क्राइब्स एंड द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड एग्जिस्टिंग शेड्यूल रिक्वायर्स। एग्जिस्टिंग शेड्यूल के मुताबिक मुझे तो ये कल 4 मशीनें चाहिए, ठीक है ना, कि मुझे आज ये स्टिचिंग मशीनें नहीं चाहिए शेड्यूल के मुताबिक, मुझे कल चाहिए। चलो भाई आज का दिन है आपके पास,
आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के वर्कर्स को कहते हैं एज ए हेड कि चलें जी गो एंड मेंटेनेंस ऑल 4 मशीन्स। हम उस मशीनों को फिर खोल लेते हैं कि जी आज तो इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको मेंटेनेंस कर दें। ये नहीं होता कि जी आज के दिन मुझे मशीनें चाहिए थी और आज ही मेंटेनेंस शुरू कर दें। तो रिसोर्स, इसको हम कहते हैं रिसोर्स लोडिंग। रिसोर्स लोडिंग डिस्क्राइब करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, कितनी आपको मशीनें चाहिए। यानी जैसे मैंने आपको बताया, लिस्ट हमें पूरे महीने की पहले आ जाती थी, तो हम देखते थे कि जी किस किस दिन कौन कौन सी रिसोर्स इनको लोड करके देना है उस एग्जिस्टिंग शेड्यूल के मुताबिक जो उनको चाहिए। दैट इज कॉल्ड रिसोर्स लोडिंग। gives an understanding of the demands a project will make a firm's resource। आप ये अंडरस्टैंड करें कि प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है या कोई डिमांड चल रही है, वो फर्म के मुताबिक किस टाइम उसको ज़रूरत होती है। तो ये हमें भी दूसरे लोगों को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर इनको आज के दिन या कल या परसों या मंडे को 4 मशीनें चाहिए, तो हम उनकी डिमांड को अंडरस्टैंड करते हुए कंपनी की जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, फर्म्स रिसोर्सेज, उसको प्रॉपर यूज़ करें। जैसे जी मैंने अगर मंडे को 6 मशीनें काज की मशीनें देनी है या स्टिचिंग की 2 मशीनें देनी है, तो देयर आर शुड बी वेल मेंटेन्ड बाय मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। हम आज से ही प्रोजेक्ट शुरू कर देंगे और कहेंगे जी ये उनको मंडे वाले दिन 6 मशीनें चाहिए इस काम के लिए, तो आप इनको अपडेट कर दें, मेंटेनेंस कर दें। उसके लिए हमें अगर उनको पार्ट्स भी चाहिए, हम परचेज डिपार्टमेंट को डिमांड कर देंगे कि जी इन मशीनों की ये फलां फलां पार्ट्स ख़राब हैं, आप इनको अरेंज कर दें। तो दैट इज़ कॉल कि हम एक मंडे को जो रिसोर्स लोड करने जा रहे हैं उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी फर्म रिसोर्सेज, जो फर्म ने हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हुए हैं। यानी कंपनी या कोई फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या जो भी है, वो उस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए। अब जैसे ये देखें, ये एक चार्ट बना हुआ है, पहले 40 दिनों का आपको चार्ट बना के दे दिया उन्होंने। ठीक, ये वो कहते हैं जी अगर आप मेरी बात आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी बातें जो इंडस्ट्री के अंदर इस डेली बेसिस पर यूज हो रही होती हैं। जैसे ये 40 डेज का चार्ट है, उन्होंने ये चार्ट बना दिया है कि जी 0 से 10 डेज तक मुझे ए मशीन चाहिए। ठीक, ए मशीन, और 8 घंटे की ड्यूटी होती है। तो अब वो कहते हैं जी पहले 4 घंटे रोजाना, पहले 10 दिन के पहले 4 घंटे, यानी आज से अगर पहली तारीख है तो पहली तारीख से 10 तारीख तक रोजाना 4 घंटे में मुझे फर्स्ट ए मशीन चाहिए। एंड आफ्टर ए मशीन, आफ्टर 4 आवर, आई नीड बी मशीन 4 to 6 आवर। ठीक, और फिर 6 से 8 आवर या 8.5 2.5 घंटे के लिए मुझे सी मशीन चाहिए। और फिर आप नेक्स्ट इस शेड्यूल के मुताबिक हमें ये नज़र आ रहा है कि 11 फॉर 11th of this month up to 20 days, again I need a machine first 4 hours, and 5th and 6th hour I need B machine। तो उसके बाद हमें कोई मशीन नहीं चाहिए, हमारे पास इतना लोड नहीं है, आप वर्कर को नहीं बुलाएंगे और छुट्टी दे देंगे। 20, 21, 22, 23, 24, 21 तारीख को, 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को मुझे जी, एफ और ई, जी मशीन पहले 1 घंटे में जी मशीन चाहिए, दूसरे घंटे में एफ मशीन चाहिए, तीसरा और चौथे घंटे में ई मशीन चाहिए। सिमिलरली 25th, 26, 27, 28, 29, 30, यानी 25 से 30 तक मुझे आई मशीन पहले 4 घंटों 6 घंटों में चाहिए। ठीक है जी, पहले 6 घंटे रोजाना। उसके बाद फिर एफ मशीन चाहिए 7वें घंटे और 8वें घंटे और 8.5 घंटे, 9 घंटों में, किसी जगह 9 घंटे होते हैं का वर्किंग आवर्स, वहाँ ई मशीन चाहिए। इसी तरह 30 से 32, 34 डेज तक आपको पहले 6 घंटे में आई मशीन चाहिए, और फिर 31, 32, 33, 34, 34वें दिन आपको
6 घंटे के बाद, पहले 6 घंटे के बाद एफ मशीन भी चाहिए। और फिर 34 से 42 यानी 35वां 36वां दिन, 37वां 38 39 40 41 42 इन दिनों में मुझे पहले 6 घंटों में आई मशीन चाहिए। तो ये एक रिसोर्स ए है, जैसे टेबल बना के ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दे देता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कि ये ABCD जो है ये मशीनों के नाम है। तो आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो वो कहते हैं हमें ये मशीनें इस दौरान चाहिए। अब ये रिसोर्स ए है, ये रिसोर्स बी है, ठीक है जी। अब ये ज़रूरी नहीं है मशीनें हों, ये बंदे भी हो सकते हैं। ए का मतलब अमजद, बी का मतलब बिलाल, सी का मतलब सी से क्या नाम बनेगा, कोई भी नाम है कि उसने कह दिया कि जी मुझे स्टिचिंग का ऑपरेटर है, उसका नाम अमजद है, उसको पहले 10 दिन चाहिए, ठीक। पहले 4 घंटे के लिए मुझे अमजद रोज़ाना पहले 10 दिन में चाहिए। तो ये रिसोर्स एक ए ये भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है, बंदे भी हो सकते हैं। रिसोर्स बी से मुराद बंदे भी हो सकते हैं, पैसा भी हो सकता है, और इक्विपमेंट भी हो सकता है। कि पहले 10 दिन मुझे बी से मुराद 10,000 रुपये चाहिए, सी से मुराद 20,000 चाहिए, अगले दिन फिर बी का मतलब 10,000 चाहिए, एच का मतलब मुझे 2,000 चाहिए। तो ये एक शेड्यूलिंग होती है, चार्ट के मुताबिक आपको बना के दे दिया जाता है, उससे आप बनाते हैं। अंडरस्टैंड इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स लेवलिंग से मुराद ये है कि आज एक लाइन पर काम करना है प्रोडक्शन में, तो हर चीज़ लेवल पर हो, ठीक है। मतलब मुझे 2 स्टिचिंग मशीनें, 2 कार मशीनें, 2 बटन वाली मशीनें और इस तरह मुझे लाइन में चाहिए, और 6 डिफरेंट बंदे भी चाहिए जो उन मशीनों को चलाएंगे, ठीक। दो टू स्टिचिंग मशीनें होंगी। आई नीड 2 ऑपरेटर ऑफ स्टिचिंग मशीन, आई नीड 2 ऑपरेटर ऑफ बटनिंग मशीन, आई नीड 2 वर्कर्स और 2 ऑपरेटर्स फॉर कार मशीन। तो उसको हम कहते हैं अभी इस वक्त ये लेवल पर है, अभी हर काम लेवल पर चल रहा है। लेस हैंड्स और मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी लेस हैंड से मुराद कि कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो मैनेजमेंट को, जो इस वक्त मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट है वो उसको कंट्रोल ना कर सके। मोर हैंड्स का मतलब कि मुझे ज़्यादा हाथ चाहिए, लेस हैंड का मतलब कम हाथ चाहिए। अब आपको 6 हाथ चाहिए जो आपने 6 मशीनों पर लगा दिए। मे बी एबल टू यूज जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री, हो सकता है कभी। जस्ट इन टाइम का मतलब है कि अभी मुझे ये चीज़ चाहिए, इन्वेंट्री का मतलब स्टोर में से ला के दो। अगर आपके पास पार्ट्स चाहिए तो आप स्टोर में से ले लें, अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए तो वो साथ फालतू बैठे होते हैं, हम कहते हैं आज भी फटाफट आ जाओ, इस वक्त तुम्हारी जरूरत पड़ी है। तो कई दफ़ा अरे जस्ट बहुत तो किया यार बना देना होगा आउटडोर का देखिए की बना ये खुद गायब है, 28 रोल नंबर और माइक ऑन रखा हुआ है इसमें। इम्प्रूव मोराल, लेवल से मुराद कि आपको लोगों का मोराल भी अप करना है। किसी टाइम हमें बंदों की ज़रूरत होती है, किसी टाइम हमें बंदों की ज़रूरत नहीं होती। किसी टाइम 2 घंटे के लिए बुलाया जाता है, किसी टाइम 4 घंटे के लिए बुलाया जाता है, किसी टाइम अभी मैंने आपको शेड्यूल में पीछे दिखाया है कि किसी टाइम आपको बंदा 1 घंटे आधे घंटे के लिए चाहिए होता है, ठीक है। जैसे ये इन्होंने लिखा है, ये डी जो है इस वक्त आपको सिर्फ 1 दिन के लिए चाहिए और पहले 2 घंटे के लिए। तो कई लड़के बोल रहे होते हैं सर आज हमें आपने सिर्फ 2 घंटे के बुलाया है। तो हम कहते हैं जी हमने अपने आप को लेवल में रखना है, यानी कौन सा बंदा, कौन सी मशीनरी, कौन से पार्ट्स कितनी टाइम के लिए, कितनी देर के लिए चाहिए, बस उतनी देर ही उसको काम में रखना है। तो उसको बाद फिर लोगों का मोराल ना डाउन हो जाता है कि जी हमें सिर्फ 2 घंटे के लिए बुलाया और 2 घंटे की वेजेस दे के भेज दिया। उनका मोराल को भी अप रखना है। और फिर कुछ फ्यूअर पर्सनल प्रॉब्लम,
कुछ लोगों के अपने प्रॉब्लम होते हैं, वो कहते हैं जी जैसे एक लाइन में 2 मशीनें चाहिए, तो वो कहता है जी मुझे पीछे बिठाओ, दूसरा कहता है नहीं जी मुझे आगे बिठाएं। तो क्योंकि अगले वाली स्टिचिंग, जैसे अब एक किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप चले जाएं तो आपको मुख्तलिफ स्टिचर चाहिए होते हैं। जैसे किसी वक्त पॉकेट लग रही है, किसी वक्त कॉलर लग रहा है, किसी वक्त कफ बन रहा है, ठीक है जी, किसी वक्त तो स्टिचर कहते हैं जी पॉकेट सीना आसान काम है, कॉलर सीना मुश्किल काम है, तो आप मुझे रोज़ाना कॉलर पर ना रखा करें, मुझे आप कभी पॉकेट सीने के लिए भी दे दिया करें। तो लेकिन हमने अपने तमाम रिसोर्सेज को अच्छी तरह लेवल के तौर पर इस्तेमाल करना होता है, लेवलिंग करनी होती है कि किन किन बंदों को, कौन कौन से अच्छे स्टिचरों को कहाँ किस जगह रखना है। तो लोगों के अपने प्रॉब्लम भी पेश आते हैं। रिसोर्स लेवलिंग कंटिन्यू करते हैं। व्हेन एन एक्टिविटी हैज स्लैक वी कैन मूव दैट एक्टिविटी टू शिफ्ट इन रिसोर्सेज यूजेज। स्लैक से मुराद है कि जी स्टिचिंग मशीन मौजूद है पर स्टिचर नहीं आया, ठीक। अगर एक दिन में हमें 4 मशीनें चाहिए थी स्टिचिंग की और 3 स्टिचर नहीं आए, और सॉरी 1 स्टिचर नहीं आया, 3 स्टिचर आए हैं और 4 मशीनें चाहिए थी, तो स्लैक आ गया बीच में। तो देन व्हेन वी मूव दैट द एक्टिविटीज टू शिफ्ट इन रिसोर्सेज यूजेस, हम फिर उस रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और कहते हैं कि आज एक टीचर की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मैंने अपना प्रोग्राम लेवल नहीं कर सकता, मैं इसको कहीं और शिफ्ट कर देता हूँ। तो ये इंडस्ट्री के अंदर इस तरह के छोटे छोटे मोटे, जैसे आज एक शर्ट का डिज़ाइन चलना था, दूसरा भी चलना था, वो कहते हैं जी आज एक स्टिचर नहीं आया, कल आपको स्टिचर चाहिए था, आज आपको स्टिचर नहीं चाहिए था, तो आप इस कल का काम आज कर लें, आज का काम कल कर लें। तो इस तरह हम आपस में रिसोर्स को लेवलिंग कर लेते हैं, ठीक है जी, एडजस्ट कर लेते हैं कि जी शिफ्ट चेंज कर दें, कोई एक्टिविटीज शिफ्ट कर दें। मे आल्सो बी पॉसिबल टू ऑल्टर द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू लेवलाइज रिसोर्सेज। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज को चेंज कर दें। आप कहते हैं जी कॉलर पहले सी लो, पॉकेट बाद में सी लो, और कफ को बाद में सी लो। आप कहते हैं जी चलो पॉकेट पहले सी लेते हैं, फिर बाद में कॉलर सी लेते हैं, और फिर कफ सी लेते हैं। लेकिन ना कफ भी एक अलग बना के बटन शटन लगा के उसको फिर शर्ट के साथ जोड़ा जाता है। पॉकेट भी अलग काट के उसके ऊपर शर्ट के ऊपर रख के पॉकेट को सी जाती है। कॉलर भी अलग बना के बाद में आखिर में शर्ट की पीस के साथ अटैच किया जाता है कॉलर को। तो ये तीनों प्रोसेस आप कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको सिस्टम को, उन तीनों चीज़ों को, कॉलर को, पॉकेट को, कफ को, आप किसी भी टाइम आप जो मेन आपकी शर्ट का कपड़ा है उसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज की सीक्वेंस और एक्टिविटीज़ को भी अगर पॉसिबल हो अपनी आसानी के लिए, लोगों की आसानी के लिए चेंज किया जा सकता है, ठीक है जी। इट कैन बी चेंज एट एनी टाइम, एट any activity or any resource you can use with easily available। यानी अगर वो easily available हो तो आप उसकी लेवलिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट्स कैन बी लेवलाइज बाय हैंड। छोटे प्रोजेक्ट वो कहता है जी आप लेवलिंग जो है वो हाथ से भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन लेवलाइज सोर्सेज फॉर द लार्जर प्रोजेक्ट्स। बड़े बड़े लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आपने लेवलिंग करनी है तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। लार्ज प्रोजेक्ट्स विद मल्टीपल रिसोर्सेज आर वेरी कम्प्लेक्स टू लेवलाइज। जो लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे लार्ज प्रोजेक्ट्स मुराद जो लंबे ड्यूरेशन के लिए होती है, 10-10 साल, 2-2 साल, 6-6 महीने, उनकी लेवलिंग करना इतना आसान काम नहीं होता, बट फिर भी आपको मल्टीपल रिसोर्सेज यूज़ करके उनकी लेवलाइज किया जाता है। कॉमन प्रायोरिटी रूल्स, ठीक है जी, कौन से अच्छे रूल्स हैं जो आपको प्रायोरिटी के तौर पर यूज़ करने चाहिए इस एलोकेशन के लिए। as soon as possible, as late as possible, shortest task first, most resources first, minimum slack first, most critical followers। अब इंडस्ट्री के अंदर जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हों या प्रोडक्शन में काम कर रहे हों तो हम हर वक्त यही लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं, यार जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करो, एज अर्ली एज सुन एज पॉसिबल। है मशीन ख़राब है तो वो प्रोडक्शन वाले कहेंगे एज सुन एज पॉसिबल प्लीज़ रिपेयर इट।
प्रोडक्शन वाले अगर काम कर रहे हैं तो ऊपर से जनरल मैनेजर ऑर्डर कहेगा जी मैंने कस्टमर को 100 शर्टों का ऑर्डर भिजवाना है, एज सुन एज पॉसिबल इसको ख़त्म करें। तो एज लेट एज पॉसिबल, जितनी देर करे मुमकिन है। यानी कुछ काम ऐसे होते हैं कि आप वर्कर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है जी, वर्कर अवेलेबल नहीं है स्टिचिंग मशीन का, तो हमें ऑर्डर होता है मेंटेनेंस वालों को कि आप मशीनों पर ज़्यादा टाइम लगाएं, लेट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मशीनें अच्छी मेंटेनेंस हो जाएं, क्योंकि आज इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, आज ऑपरेटर भी नहीं आया और आज हमें मशीनें भी नहीं आई। तो आप बड़े आराम से काम करें, कोई इतनी जल्दी नहीं है। वहाँ पर हम लफ्ज़ यूज़ कर देते हैं एज लेट एज पॉसिबल, शॉर्टेस्ट टास्क फर्स्ट। तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री के अंदर छोटे छोटे जो टास्क होते हैं वो सबसे पहले किए जाते हैं, और बाद में जो लंबे लंबे टास्क होते हैं वो, या प्रोजेक्ट के दौरान जो लंबे लंबे टास्क हैं वो बाद में किए जाते हैं। मोस्ट रिसोर्सेज फर्स्ट, जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है उनको हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है जी। मसलन आप कहते हैं जी मुझे स्टिचिंग मशीन के दौरान सुइयों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो आप कहते हैं जी 6 मशीनें चलती हैं, 6 मशीनों में अब एक सुई से तो नहीं सारा दिन काम होना, सुइयाँ टूट भी जाती हैं। तो हम सुइयों की जो डिमांड है वो ज़्यादा मंगवा के रख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमें इन मशीनों पर कौन से रिसोर्सेज मटेरियल की ज़रूरत है। तो ये डिफरेंट रूल्स आप प्रायोरिटी के हिसाब से सेट कर लेते हैं, जो भी उस तरह के काम करने हो। मिनिमम स्लैक फर्स्ट, आप देखते हैं कहाँ गैप आ रहा है, स्लैक आ रहा है, जहाँ पर मैं अवेलेबल नहीं हूँ या मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई रूल बना देते हैं अपने, ये ऊपर नाम लिखा हुआ कॉमन प्रायोरिटी रूल्स, कोई ना कोई रूल सेट कर देते हैं। मोस्ट क्रिटिकल फॉलोअर्स, कुछ कामों के लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के फॉलोअर चाहिए, सुपरवाइज़र बड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए। आप कहते हैं जी ये काम करना है तो मुझे यहाँ पर बड़ा अच्छा और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सुपरवाइज़र आई आई नीड फलां फलां, only for those days which I am going to perform very hard task. If I am going to hard task on the Monday days, on the coming Monday, then I will use different two expert people for this critical work in the upcoming days। तो आप फिर फॉलोअर बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के वहाँ बनाने के लिए रख देते हैं, जो उन लोगों को फॉलो करते हैं। तो आप एक कॉमन प्रायोरिटी रूल्स सेट कर लेते हैं अपने काम के मुताबिक। ये वो बातें थी छोटी छोटी। ठीक है जी, हमारे पास 5 मिनट और हैं, तो अटेंडेंस लगा लें। 18 पार्टिसिपेंट्स हैं और 18 ही चैटिंग है, ठीक है। जिसने चैटिंग में अटेंडेंस नहीं लगाई जल्दी से लगा लें।